नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और ये हमारे ज्ञान सागर की यात्रा भारत के संविधान के से परिचय करा रही है। और इसकी हमने एक सीरीज बनाई है और इस सीरीज के क्रम में आज का हमारा जो विषय है वो है भारत के संविधान की प्रकृति। भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था जब हमने ये सीरीज शुरू करी थी कि संसार में जितने भी संविधान हैं इनकी दो प्रकृति होती है। एक तो यूनिटरी, दूसरी फेडरल। यूनिटरी को जो है की जो प्रकृति है का जो संविधान है वो संसार में इंग्लैंड में है। हालांकि इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, लेकिन वहां पे जो सरकार है वो जो चल रही है वो इसी आधार पे है। उसमें क्या होता है, एकात्मक, हिंदी में उसको एकात्मक कहते हैं, एकात्मक प्रकार का संविधान जिसमें केंद्र सरकार के अधीन सब कुछ होता है। एक ही तरह की सरकार होती है केंद्र सरकार, और वो अपने अलग अलग तरीके से पूरे देश को हैंडल करता है। कहीं गवर्नर बैठाए जाते हैं तो कहीं मेयर के माध्यम से वो अपना देश को जो है सरकार चलाते हैं। और दूसरी जो सरकार होती है वो होती है परिसंघात्मक, फेडरल सिस्टम। इसका सबसे प्योर उदाहरण अमेरिका का संविधान है जिसमें पूर्ण रूप से फेडरल सिस्टम है। अन्य देश भी हैं, लेकिन उदाहरण ज़्यादातर जो है उन देशों को दिया जाता है जो जाने माने होते हैं और जिनका संविधान काफ़ी संघर्षों से बना हो। तो अमेरिका ने भी काफ़ी संघर्ष किया। पहले अमेरिका भी उपनिवेश के दलदल में फंसा हुआ था। तो उन्होंने जो संविधान बनाया वो परिसंघात्मक बनाया। तो इस विषय पे कि कौन सा संविधान यूनिटरी है और कौन सा फेडरल है, संसार में तर्क वितर्क होते रहे। दुनिया भर के जो तर्कशास्त्री थे, जो संविधानविद थे, वो अपने अपने कमेंट करते। दो प्रोफेसर जेनिक्स और प्रोफेसर हियर ने इन पे काफ़ी काम किया और उन्होंने इस पे कुछ सिद्धांत भी बनाए कि भाई कौन सा संविधान परिसंघात्मक माना जाएगा और कौन सा यूनिटरी माना जाएगा। उन्होंने विस्तार से इसमें अपने अपने सिद्धांत दिए। तो प्रोफेसर हियर ने कहा कि कोई भी संविधान जो है वो यूनिटरी है या परिसंघात्मक है, उसकी पहचान उनके लक्षणों से तय की जाएगी। जो परिसंघात्मक जो संविधान है, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा जो जिसमें दो तरह की सरकारें देश में हों और अपने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से वे चले और उनमें समन्वय भी हो। यानी कि उनकी शक्तियां एक सरकार केंद्र स्तर पे जो पूरे देश के लिए और एक अलग अलग राज्यों के लिए सरकार हो। जो केंद्र सरकार अपनी शक्तियों में अपने स्तर पे स्वतंत्र हो और राज्य सरकार को जो दी हुई शक्तियों का जो विभाजन है उसमें वो अपने स्तर पे स्वतंत्र हो। एक दूसरे को में वो अपने अपने दायरे में हस्तक्षेप ना करें और एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन भी करें। इस तरीके की जो सरकार है का जो संविधान है वो फेडरल संविधान माना जाएगा। उसके बाद में ये विषय क्लियर हो गया
तो भारत का जो संविधान है वो इसी कसौटी पे परखा जाएगा कि भाई क्या भारत का संविधान यूनिटरी है या परिसंघात्मक है। तो जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय पे ये सब विचार जो भारत की जो संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनसे पहले जो थे वो BN राय थे, और वही भारत की जो संविधान की जो संवैधानिक सलाहकार जो समिति थी उनके अध्यक्ष भी थे। और उन्होंने सबसे पहले एक प्रारूप जो है, एक मॉडल जो है वो BN राव ने ही एक प्रस्तुत किया था, और उन्हीं को आधार बना के आगे जो प्रारूप समिति बनी उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये कहें कि भारत के जो संविधान के जो मूल रचयिता जो हैं वो BN राय को कहें तो उनके लिए बड़ा सम्मान का विषय होगा। उसके बाद में उसी को प्रूफ बनाते हुए आगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, और उन्होंने जो है इस पे काम आगे बढ़ाया। अब उन्होंने उनके सामने भी ये बात आई कि क्या भारत का जो संविधान है वो परिसंघात्मक है या यूनिटरी है। तो संविधान सभा में के दौरान ही उन्होंने कहा, जब संविधान बन रहा था, जब ये प्रश्न आया, बहस चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो भारत का जो संविधान है वो परिसंघात्मक ही है, लेकिन हमने इसमें कुछ ऐसे ऐसे उपबंध भी डाले हैं जो उसको यूनिटरी भी बना देता है परिस्थितियों के अनुसार। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हर देश की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो हमने इसमें दोनों समावेश करे हैं, लेकिन फिर भी भारत का जो संविधान है वो परिसंघात्मक ही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अडिग हैं, तो बात क्लियर हो गई। लेकिन कुछ तर्कशास्त्री जो होते हैं संसार में वो कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। किसी ने कहा कि भारत का संविधान फेडरल नहीं है, ये जो है क्वासी फेडरल है। किसी ने कहा कि ये कुछ क्वासी भी नहीं है भाई, ये तो यूनिटरी है, और ये तो भरमा रखा है, वैसे ही गुप्त रूप से कह रखा है कि ये फेडरल है। अब कोई भी संविधान है वो फेडरल है या यूनिटरी है, उसके कुछ तत्व होते हैं, मूल तत्व होते हैं। जो फेडरल जो संविधान होता है उसके जो मूल तत्व हैं वो 4-5 होते हैं। सबसे पहला जो उसका मूल तत्व होता है वो प्रकृति हम देखते हैं तो उसकी पहचान की जाती है शक्तियों के विभाजन से, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं उनका विभाजन होता है, एक दूसरे के दायरे में वो हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरा, वो संविधान उस देश में संविधान को ही सर्वोच्च मानना चाहिए। ये भी जिस संविधान में हो कि भारत जो संविधान है वो सर्वोच्च माना जाएगा, और लिखित संविधान हो, और वो संविधान भी अपरिवर्तनशील हो, और न्यायपालिका का प्राधिकार हो, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो इनमें से 5 बातें जिस देश में होंगी, सबसे पहली तो राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, यानी कि वो लिखित रूप में शक्तियों का विभाजन हो। वे इस दायरे में आप विधि बनाएंगे और ये आपका क्षेत्र है और आप अपने संचालन करें, और ये जो क्षेत्र है ये केंद्र सरकार के दायरे में होगा। दूसरा जो इसमें बताया कि भाई संविधान को सर्वोच्चता मानी जाए, यानी देश का सुप्रीम जो कानून होगा वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तीसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। चौथा, वो अपरिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कठोर होना चाहिए, उसकी प्रकृति कठोर हो, रिजिड होनी चाहिए, ताकि जो है उसमें कोई आसानी से परिवर्तन ना करते, ताकि संतुलन को बिगाड़ दे। और जो न्यायपालिका हो वो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना हो, एक न्यायपालिका हो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, सर्वोच्च हो। ये लक्षण जिस संविधान में पाएंगे तो वो जो है फेडरल माना जाएगा। अब भारत के संविधान में देखें तो भारत के संविधान में ये 5 के 5 लक्षण हैं। भारत में संविधान में शक्तियों का विभाजन भी है,
3 लिस्ट दे रखी हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। तो अब लिखित संविधान भी है, संसार का सबसे बड़ा संविधान है, लिखा हुआ सब चीज ठोक बजा के लिख रखी है। और भारत का संविधान ना तो ज्यादा कठोर ना ज्यादा लचीला, आसानी से कि भाई उसमें कोई भी आए और परिवर्तन कर दे। दोनों सदनों में उसका बहुमत होना चाहिए, छोटे मोटे मामलों में। बड़े मामलों में तो भैया 3/4 होना चाहिए, राज्यों में भी जाता है। तो भारत का संविधान को देख के कह सकते हैं कि भारत का संविधान भी आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता। और भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और वो भी इंडिपेंडेंट है। तो ये 5 शर्तें भारत के संविधान में लागू हो जाती हैं। कह सकते हैं कि भारत का संविधान फेडरल सिस्टम पर आधारित है। अब बात आती है कि जो तर्कशास्त्री हैं वो कहते हैं कि भारत का संविधान फेडरल नहीं है। तो वो कौन कौन से विषय हैं जो ये बताते हैं कि भारत का संविधान जो है वो फेडरल नहीं है? तो सबसे पहला तो है कि भारत के जो संविधान में जो गवर्नर की जो नियुक्ति होती है उसमें राज्य से कोई नहीं पूछता। उसकी जो नियुक्ति के विषय में अनुच्छेद 155 से 156 में उपबंध बनाए गए हैं। उसके अनुसार जो गवर्नर है वो केंद्र सरकार राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत वो जो है, यानी कि जब राष्ट्रपति जब चाहे तब तक, जिस दिन कह देंगे यू कैन गो गो, तो प्रसाद पर्यंत वो जो है नियुक्त रहता है। और राष्ट्रपति जिस दिन चाहे उस दिन उनका बोरिया बिस्तरा समेटवा देते हैं। तो ये जो स्थिति है उसमें राज्यों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता और राज्यों को गवर्नर के नियुक्त कर दिया जाता है रातों रात। और गवर्नर वहां पे केंद्र सरकार को सारी रिपोर्ट भेजता रहता है। तो ये जो स्थिति है वो केंद्र और राज्य के बीच में धुरी का काम करता है और उनका एक तरह से आप सारी रिपोर्ट वो देता रहता है। और राज्यपाल के ही थ्रू जो है वहाँ राज्य में सरकार चलती है। लेकिन जो कुछ जो कमेंट करता है वो ये नहीं जानते कि भारत में राज्यपालों की स्थिति क्या होती है। वो केवल संवैधानिक पद है, वो राज्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बल्कि जो कैबिनेट होती है उसकी सलाह पर ही वो काम करते हैं। और कैबिनेट की सलाह को उन्होंने मानना ही पड़ता है, वरना संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो गवर्नर है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं गवर्नर के पास में जो अनुच्छेद 201, 288, उपधारा 2 और 304 भी, जिसमें जिन विषयों पे जो है वो गवर्नर जो होता है वो जो कोई भी विधेयक होता है उसको अपनी मंजूरी ना देने की बजाय राष्ट्रपति को भेज देता है सलाह लेने के लिए, और कुछ पे अपने विवेक के अनुसार ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है कि इस पे हम सिग्नेचर करें या ना करें, और उनको दबा के बैठ जाते हैं। यानी कि अगर उनको लगता है कि ये विधेयक जो है राष्ट्र हित में नहीं है और राष्ट्र की जो प्रकृति है वो बिगड़ उनको स्थिति के लिए कुठाराघात होगा, तो वो जो है उस विधेयक को पास नहीं करते। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2025 में ये मुकदमा आया और ये केस आया तमिलनाडु से बनाम जो है भारत सरकार, ये केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पूर्ण संवैधानिक बेंच नहीं थी, उन्होंने जो तुरंत फैसला भी सुना दिया आनन फानन में, और कहने लगे नहीं कि भाई 15 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर जो है जो गवर्नर को
मंजूरी दे देनी होगी, वरना वो पास माने जाएंगे। इस तरीके के जो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये फैसला सुनाया, बाद में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से एक यानी कि क्लेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट याचिका लगाई, और उसमें जो है वो पुनर्स्थिति वही हो गई जो संविधान में है। निकल के आप कौन होते हैं हमको आदेश देने वाले भाई? है संविधान में जो लिख रखा है हम वही तो करेंगे। संविधान में ये लिख रखा है क्या कि हाल में 15 दिन में 20 दिन में आप जो उसको सिग्नेचर देंगे, उल्टा लौटा देंगे? संविधान में क्या है कि आप अपने पास में रख सकते हैं, तो भैया हम रख रखा, सोचेंगे इस बारे में। आप हमको समय सीमा में आदेश बाध्य नहीं कर सकते, आप संविधान लिख नहीं सकते, संशोधन करने का काम है तो हम करेंगे। तो ऐसे जो है भारत के जो तरफ से जो वकील थे उन्होंने दलील दी, तो पुनर्स्थिति वही होगी जो संविधान में है। उसके बाद में अगला जो विषय आता है वो ये आता है कि राज्य विषय पे भी राष्ट्रहित में केंद्र विधि बना सकती है। अनुच्छेद 249 तो इसमें जो है केंद्र सरकार राज्यों की जो विधि है, जो क्षेत्र हैं, उन पे भी राष्ट्रहित में एक समरूपता के कारण जो है कोई वो लॉ बना सकती है, ताकि पूरे देश में एकता, एक जैसा प्रारूप मॉडल तैयार हो जाए और उसी को आधार बना के जो है एक जैसा कानून बना सकें, और राष्ट्रहित में भी वो कर सकती हैं। तीसरा जो विषय है जो ये भारत को थोड़ा अलग कर देता है फेडरल स्ट्रक्चर से, कि नए राज्यों का जो निर्माण होता है, जिसकी जो नियम है वो अनुच्छेद 3 में बता रखे हैं, उसमें राज्यों का हस्तक्षेप नहीं होता, राज्य को पावर नहीं है। केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि नए राज्य बना ले, किसी राज्य की सीमा घटा दे, बढ़ा दे, एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य को दे दे, उसको 2 टुकड़ों में बांट दे, एक को केंद्र पूर्ण राज्य बना दे, एक को केंद्र शासित प्रदेश बना दे। ये शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को दे रखी है। इसके आधार पे भी कुछ तर्कशास्त्री कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे पूर्ण रूप से फेडरल जो है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें राज्य को पूछता भी नहीं है, राज्य की कुछ नहीं चल सकती उसमें, केंद्र चाहे कर सकता है। और सबसे अंतिम जो विषय है वो ये है कि आपातकाल उपबंध। ये वो ब्रह्मास्त्र हैं केंद्र सरकार के जो बिल्कुल सारी लगाम पूरे देश की अपने हाथ में मुट्ठी में ले लेते हैं, और ये अंतिम विकल्प होता है जब संविधान के अनुसार किसी राज्य में या पूरे देश में शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, कहीं सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या दंगे की स्थिति हो गई हो, या राज्य की कानून व्यवस्था संवैधानिक स्थिति के अनुसार नहीं चल पा रही हो, या सरकार जो है संविधान के अनुसार निर्मित नहीं हो पा रही हो, अस्थिर हो गई हो, ऐसी स्थिति में केंद्र उस राज्य में आपातकाल लगा देता है। और आपातकाल अनुच्छेद 252 से लेकर 356 तक हैं, भारत के संविधान में इनके प्रावधान दे रखे हैं। इन प्रावधानों के कारण जो है भारत का संविधान को जो तर्कशास्त्री हैं वो कहते हैं कि वो जो है पूर्ण रूप से परिसंघात्मक नहीं है। लेकिन ये उपबंध भी भारत के संविधान में अन्य देशों की स्थितियों को देख के उनके तजर्बों के आधार पर रखे कि भाई अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम कैसे निपटेंगे, भाई देश तो बिखर जाएगा और हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए ये उपबंध उन्होंने रखे। इन सब के बावजूद भी
नॉर्मल स्थिति में जो भारत का जो संविधान है वो दिखने में बिल्कुल फेडरल लगता है। केंद्र सरकार अपने दायरे में काम करती है, राज्य सरकार अपने दायरे में काम करती है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पूरे देश की एक कैप्टन के तरीके से मीटिंग ली और अभी जो खाड़ी क्षेत्र में जो अस्थिरता फैली हुई है उसके इस विषय में देश को एकजुट बनाने के लिए स्थिति में और उस स्थिति से निपटने के लिए कैसे हम देश को एक बना के रखें, उस विषय में मीटिंग ली। तो ये दर्शाता है कि भारत के जो राज्य हैं वो केंद्र के साथ में कितने कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसा ही कोरोना के स्थिति महामारी के समय भी ऐसा ही हुआ था। पूरा देश एक टीम की तरह काम कर रहा था। तो भारत का संविधान की ये जो स्थिति है ये अनोखी है और संसार से सबसे सुंदर भारत का संविधान है, जो कभी विखंडित नहीं होता, देश की को शक्ति का स्रोत है और अनोखा है। इसलिए भारत का जो संविधान है वो उसे आप परिसंघात्मक रूप से कह सकते हैं या क्वासी कह सकते हैं या यूनिटरी, जब संकट की समय आ जाए तो यूनिटरी हो जाती है, वरना और प्रस्तुति में आप फेडरल उसको कह सकते हैं। तो इसी वीडियो में हमने ये सारे कुछ बातें समझाई। अगली वीडियो में हम अगला विषय लेके आएंगे कि भारत का संविधान में और क्या क्या है, आगे उसकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।